नमस्कार। मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, बेहतर निवेश के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बैंक खाते में रखा आपका धन सुरक्षित कैसे रहे। प्लास्टिक मनी के इस दौर में ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें कि आपके बैंक अकाउंट में कोई सेंध न लगा सके। डिजिटल लेन देन के जमाने में कैसे बैंक फ्रॉड से बचा जा सकता है, कैसे आप बैंकिंग व्यवस्था का लाभ लेते रहने के साथ साथ अपना बैंक खाता, अपनी रकम सुरक्षित रख सकते हैं। इस बात पर चर्चा करेंगे और समझेंगे अपने विशेषज्ञों से, जानेंगे सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस यानी सुरक्षित बैंकिंग के तौर तरीकों के बारे में। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अमित दुबे जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और साथ ही साथ वरुण ग्रोवर जुड़े हुए हैं जो कि हेड ब्रांड सेफ्टी एमफिल्टरेट से हैं और डिजिटल फ्रॉड की रोकथाम के लिए ये लोग काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कि आप भी दर्शकों इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से, हमारे विशेष मेहमानों से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई शंकाएं हैं तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप नोट कर लें, 011-233-87031। एक बार फोन नंबर फिर से नोट कर लें, 011-233-87031। तो इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। अमित दुबे जी, आपके साथ में सीधे अगर इस चर्चा की शुरुआत करें और जानना समझना चाहें कि ऑनलाइन बैंकिंग, जब ऑनलाइन फ्रॉड की बात होती है तो कौन सी सावधानियां या कौन से जिसको कहते हैं बेसिक्स क्या हैं या डूज एंड डोंट्स, किस तरह से आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को, क्या टिप्स देना चाहेंगे एक ब्रॉड तरीके से कि ऑनलाइन फ्रॉड से, ऑनलाइन बैंकिंग में होने वाले हेरफेर से बचा जा सके। निखिल जी, जितने केसेस मेरे पास आते हैं अक्सर मैं देखता हूं कि जो ओटीपी देना हुआ या लिंक क्लिक करना हुआ या क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा चला जाना, इसमें घटना से पहले कहानी बुनी जाती है और उस कहानी के द्वारा उस विक्टिम के साथ एक ट्रस्ट बनाया जाता है जी। और कोई सीधे सीधे ओटीपी नहीं देता है। ओटीपी देने का एक बहाना जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए पहली चीज जो याद रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एंगेज कर रहा हो तो उसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार अभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति था मुंबई में, ऑनलाइन टैक्सी बुक कर रहा था, उसको एक वेबसाइट आई और उसके बाद वो 100 रुपए उसको कुछ जमा करने थे जो वो नहीं कर पा रहा था। अचानक कॉल आ गया उसको कि आप कोई, मैं गूगल मीट लिंक भेज रहा हूं, आप उसके थ्रू मुझे दिखा दीजिए कि स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट, तो मैं आपकी हेल्प करूं। अब इसमें आप देखिए कि गूगल मीट लिंक के थ्रू कोई ओटीपी उड़ा लेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते जी। और उसने गूगल मीट लिंक भेजा, उसने अपने मोबाइल पे खोला, स्क्रीन शेयर की। अब चूंकि आप गूगल मीट लिंक कनेक्ट करके यदि स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे यदि कोई ओटीपी आएगा वो भी वो सामने वाला पढ़ लेगा जी। तो आप जब उसको दिखा रहे थे कि ये पेमेंट क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सामने वाला आपके ओटीपी के लिए इंटरेस्टेड था। जैसे ही ओटीपी आया उसने देखा और आपके पैसे चले गए। अब आप कंफ्यूज कि यहाँ गड़बड़ कहां हो गई, क्योंकि आपने तो ओटीपी दिया नहीं जी। इसी तरीके से कई सारे केसेस में जब आप कॉल मर्ज कर देते हैं उसके थ्रू ओटीपी ले लेते हैं, तो आजकल कॉल पर भी ओटीपी आते हैं। तो आपको अचानक से निखिल जी को एक कॉल आ जाता है कि अमित ने कहा है आपसे बात करने के लिए, और आप उससे बात में एंगेज हो जाते हैं। अचानक वो कहेगा कि आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप इस कॉल को मर्ज कर दीजिए तो हम आपस में बात कर लेते हैं। आपको लगेगा इसमें गड़बड़ क्या है, ऐसी तो नॉर्मल चीज है। आप कॉल मर्ज कर देते हो, जैसे आप कॉल मर्ज करते हो सामने वाले को वो कॉल जो दूसरा था वो ओटीपी का कॉल था, वो आपको ओटीपी सुन लेता है और डिटेल देता। तो आपने देखा कि ओटीपी सीधे सीधे नहीं जा रहा है, ओटीपी के पीछे कहानी बुनी जाती है और उस कहानी पर आप भरोसा करके वो गलतियां कर देते हैं। तो पहली चीज ये याद रखें कि जो टेक्नोलॉजिकली छोटे छोटे नुएंसेस हैं ये समझना बहुत जरूरी है। आपको ये सब बताते हैं कि आप ओटीपी ना शेयर करें, पर कोई अपना ओटीपी खुद नहीं देता, उस ओटीपी को गलती से किसी बहाने से लिया जाता है। दूसरी चीज, जब आप कोई भी पेमेंट करें, जैसे कि एक और घटना मैंने देखी जिसमें लोग को ये बताया जाता है कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं और आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए आपको पेमेंट आ जाएगा। लोग एक रूल भूल जाते हैं कि यदि मैं किसी को, यदि आपको कोई पेमेंट करना चाहता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको खुद कुछ क्यों करना है। यदि मैं निखिल जी के अकाउंट में 50,000 रुपए डालना चाहता हूं तो मैं उनसे बिना पूछे भी डाल सकता हूं, यदि मेरे पास उनका यूपीआई हैंडल है या मोबाइल नंबर है। आप उस लालच में आ जाते हो कि हाँ ये पैसे आ रहे हैं तो मैं कर देता हूं, जो एक्शन वो बोल रहा है लिंक क्लिक कर देता हूं, आप लिंक भी डाल देते हैं। ये जो थंब रूल है भूल जाते हैं कि यदि आपको कोई पैसा देना चाहता है
डाल दे पैसा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जी, ये तो बड़ी बात थोड़ी कही दो आपने। जी बता रहा हूं जो आजकल बड़ी प्रोमिनेंट है, जो इसकी वजह से लोग लुट रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखें। जी जी निखिल जी जी बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी बात कही कि भाई पैसे डालने के लिए किसी ओटीपी या किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती, और पैसा कोई कहीं भी कहीं से भी डाल सकता है आपके अकाउंट में, उसमें आपकी जरूरत नहीं है। अब वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई ऑनलाइन फ्रॉड या इस तरह की चीजें हो जाती हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तो क्या कुछ किया जा सकता है? कहां पर इसकी अपील की जा सकती है? किस तरह से वापस पैसा पाया जा सकता है? क्या वापस भी मिल सकता है धन? जी बिल्कुल जी। पहले तो अमित जी ने बिल्कुल सरल भाषा में हमें समझाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं वही कहना चाहूंगा कि भय और लालच ये दो चीजें हैं जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं, और इसी के चक्कर में हम अपना पैसा गवा बैठते हैं। कहीं कहीं पर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से भी होते हैं ऐसे केसेस, लेकिन भय और लालच सबसे ज्यादा है। और आपने जैसा बताया पैसा वापस पाने के लिए, तो भारत सरकार भी जो है इसके ऊपर काम कर रही है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरा सेल बनाया गया है। और 1930, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1930 ये वो एक हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। ये सेंट्रली किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपका किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है तो आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं जी। और दूसरी चीज, आप अपने बैंक्स के पास भी जा सकते हैं। तो आपके पास बैंक के पास जाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली जाना है। आजकल तो मोबाइल एप्स हैं जो हम मोबाइल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पर अगर आप चाहें तो वहां पर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि जो आपकी ये रीसेंट ट्रांजैक्शन दिख रही है, जो अभी रीसेंट आपकी ट्रांजैक्शन हुई है आपके अकाउंट से, क्या वो आपने की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो आप वहीं पर उसके विरोध में एक डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट रेज करने की रिक्वेस्ट वहां पर ऑप्शन में होती है हमारे पास। और दूसरा, आप डिस्प्यूट रेज कीजिए, इमीडिएटली अपनी ट्रांजैक्शंस को उस समय के लिए ब्लॉक कीजिए। अगर वो आपके कार्ड से हुई है तो कार्ड को ब्लॉक करना, ये सारी व्यवस्थाएं बैंकिंग एप्स में आजकल दी जा रही हैं। और यही एक हमें जो है लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि उनको पता हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक बात है। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोएडा से कॉल कर रहे हैं, संतोष कुमार जी। संतोष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं संतोष नोएडा से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है सर, और मेरा प्रश्न नहीं है, मैं समाधान के लिए कॉल किया हूँ। यह घटना है 31 जुलाई 2021 और 1 अगस्त 2021 की। ठीक है। 31 जुलाई 2021 को मेरे अकाउंट से 9,998 रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। 1 अगस्त 2021 को वापस मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये का निकासी हुआ। ठीक है। जिस समय यह घटना घटी मैं मुंबई के बांद्रा में था। मेरा अकाउंट स्टेट बैंक के मोहन कोऑपरेटिव बैंक में है। स्टेट बैंक में है, मोहन कोऑपरेटिव नई दिल्ली में। ठीक है। तो यह 12:30-1 बजे के बाद मैंने अपने मोबाइल को किसी कार्यवश चेक किया तो मैंने 2 मैसेज देखे जिसमें कि ट्रांजैक्शन दिखा। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि मैं मुंबई में जितने टाइम रहा मैं कभी भी किसी एटीएम में या कहीं भी मैं गया नहीं पैसे विड्रॉल के लिए। ठीक है। मैं वहां पे जॉब में था, बट कभी भी एटीएम यूज नहीं किया हूँ। जी जी, मेरे को ये जानकारी है, कोई मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया, अभी मेरे को जानकारी है। जब ये पता चला तुरंत मैं बांद्रा थाने में जाकर वहां पे रिपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया और बोला कि आप लोकल स्टेट बैंक के ब्रांच में जाओ। लोकल स्टेट बैंक के ब्रांच में गया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आपके होम टाउन में जाना होगा। उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट नहीं दिया। लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होता है कस्टमर केयर में और बाकी मेल्स लगता है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं, तो मैंने वो सारे अपडेट किए मेल के थ्रू। ठीक है। और इसके अलावा मैंने कंप्लेन दिया, कंप्लेन नंबर मैंने लिया। वो सारा कुछ करने के बाद मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली आने पर मेरे को बोला स्टेट बैंक ने कि आप यहाँ के लोकल थाने में जाओ, बदरपुर में। मैंने उनको दिखाया कि सब मैंने प्रक्रिया किया हुआ है, बट वो माने नहीं। तो मैंने उनको जो है कि अपना पूरा डिटेल्स दिया। वापस थाने में गए, थाने वाले ने फिर आपको पता है क्या वो करते हैं, पहले तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मुंबई का केस है, मैं क्यों करूं, क्या करूं, तमाम बातें। लेकिन मैं बहुत देर तक बैठे रहा, बहुत ज्यादा मेंटली हरासमेंट के बाद उन्होंने मेरे कंप्लेंट को लिया, जिसका डिटेल्स मेरे पास है जी। टिल डेट कोई रिजोल्यूशन नहीं है। के बाद आरबीआई ओम्बुड्समैन का मेरे पास फैसला आया कि स्टेट बैंक ने मेरे को फॉरवर्ड किया
ये पैसा आपके मोबाइल से ओटीपी ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने ये पैसा डाला है। मैंने वापस काउंटर किया, मैंने कहा कि चलो मैंने पैसा डाला है, आप मेरे को ये बता दो ये पैसा मैंने किसको दिया है। आप कहते हो ये पैसा मैंने दिया, मैंने ये पैसा किसी को ट्रांजैक्शन नहीं किया है जी। आप मेरे को डिटेल्स दो कि ये पैसा मैंने किसके अकाउंट में डाला, ये तो आप बता सकते हो। तो आप जानना क्या चाह रहे हैं? जी सर, मेरा क्वेरीज है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज तक मेरे वो पैसे रिकवर नहीं हुए। आरबीआई ओम्बुड्समैन ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, स्टेट बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने खुद से पता किया, ये पैसा यूनियन बैंक का अकाउंट जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर किसी शख्स ने ट्रांसफर किया। मैंने अपने सोर्स से जब पता कर लिया इस चीज के बारे में, वापस मैं बैंक के पास गया, जिसको मैं जानता नहीं हूं, जब उसको पता किया उसके बारे में, तो उसने तकरीबन 400 लोगों का पैसा निकाला है। यूनियन बैंक के उस ब्रांच मैनेजर का कहना है कि आप भी फंस गए, उसका स्टेटमेंट था। जी जी जी, पूरी डिटेल्स मेरे पास है, बस प्रशासन ने और बैंक ने मेरे को कोई हेल्प नहीं किया। आज भी मेरे 20,000 रुपये फंसे हुए हैं, 19,998 रुपये। चलिए इसका जवाब लेते हैं। वरुण जी, क्या कुछ करना चाहिए इनको? बहुत हैरेसमेंट हुआ है इनका। जी संतोष जी, आपके साथ जो है पूरी हमारी सिंपैथी है कि ऐसा आपके साथ हुआ। और ये कई बार होता है इस तरीके से कि हमारी, जैसा कि अभी अमित जी भी बता रहे थे, कि कई बार हमें अंदाजा नहीं रहता कि हम किस तरीके से अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर कर जाते हैं, और कुछ कॉल से या उस तरीके से। लेकिन आपने जो रास्ते अपनाए, जो तरीके लिए हैं, वो रास्ते यही हैं जो हमें करने चाहिए। लेकिन अगर बैंक ने उसमें आपके साथ नहीं किया तो उसके अंदर इवेंचुअली फिर यही होगा कि हमें जो है अब वो आप ये कह दीजिए कि कानूनी लड़ाई पे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अब रास्ता वही है कि एपेलेट अथॉरिटीज है, कुछ हायर अथॉरिटीज, आप वहां पर एक बार दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर वो एपेलेट अथॉरिटीज से अपील पे नहीं हो रहा है तो फिर वो कानूनी लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा। आप कंज्यूमर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, और अदरवाइज दूसरे साइबर क्राइम्स के लिए सीधा सीधा आप कानूनी लड़ाई करनी पड़ सकती है इसके लिए। जी 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 जी, अमित जी, ये जो आरबीआई का ओम्बुड्समैन है, इसका क्या रोल रहता है? इस तरह से हमने एडवर्टीजमेंट में भी देखा है कि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा कट जाता है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाता है तो ऐसे में, और पैसा वापस नहीं आता है, तो ऑनलाइन के इस केस में आरबीआई के ओम्बुड्समैन में जाइए। क्या कुछ किया जा सकता है? क्या इस तरह का पैसा वापस मिल सकता है? क्या कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई बार मैंने पैसा वापस कराया भी है और पैसा वापस मिलता है। जैसा वरुण जी बोल रहे थे, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जी, कि पहले तो जो कंप्लेन करने का प्रॉब्लम बोला संतोष जी ने कि कंप्लेन करने में बड़ी दिक्कत हुई पुलिस के पास, आपके पास ऑनलाइन कंप्लेन का ऑप्शन है। www.cybercrime.gov.in पर जाएं, www.cybercrime.gov.in, और इंडिया में कहीं से भी आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट थाने में वो कंप्लेन पहुंच जाती है, उसका एक एसएमएस भी आता है आपको कि ये इस आयोग को असाइन हो गई। आप उसकी कॉपी ले जाके जमा कर दें। यदि बैंक आपसे कहता है कंप्लेन कीजिए, उस पर आप कंप्लेन कर दें, आपको थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। तो पहला तो ये हैसल आपका बच जाता है और वो एज इट इज एक्सेप्टेड होगा। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि यदि आप 3 दिन के अंदर पैसा निकलने के बैंक को कंप्लेन करते हैं तो बैंक इज लायबल टू पे यू बैक एवरीथिंग, ऑल मनी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जो एक क्लॉज है कि आपकी इसमें गलती ना हो तो बैंक को आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से मैं पैसा वापस कराता हूँ, इन्होंने जो मुझे केस बताया है, मुझे यही लग रहा है कि इनकी कोई गलती है नहीं, पर उस चीज को वैसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इसमें बैंक कई बार स्मार्टनेस दिखाते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में कह देते हैं कि आपको तो ओटीपी भेजा था। अरे ओटीपी भेजा है तो ओटीपी निकल के कहीं पैसा ट्रांसफर हुआ है, मैंने ओटीपी यूज नहीं किया। तो आप सिर्फ ओटीपी भेज दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैंने ट्रांजेक्शन किया। इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन थोड़ा इन डेप्थ होना चाहिए, जो सुपरफिशियली नहीं होता है। और एक कॉल ले ली जाती है कि साहब क्योंकि इन्होंने, इनके कई सारे पैरामीटर हमारे पास नहीं। ये मुंबई में थे, पैसा वेस्ट बंगाल में निकला। एक बार मुझे ये भी देखना होगा कि एटीएम से, क्योंकि वो एटीएम की बात कर रहे थे, यदि एटीएम से निकला तो गारंटेड फिर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि एटीएम इनका क्लोन हुआ है। अब यदि एटीएम इनका क्लोन हुआ है तो फिर बैंक की ही गलती है, क्योंकि आपके पास ऐसे कार्ड हैं जो क्लोन हो जाते हैं, आपने अपडेट नहीं किए कार्ड सारे। तो ऐसे कई सारे लॉजिक मुझे इनकी उसमें दिखाई दिए जो इनके फेवर में जाते हैं, और इनका पैसा पूरा वापस आना चाहिए। अच्छा, बिना अमित जी, बिना ओटीपी के भी ट्रांजैक्शन हो गया, ये भी अपने आप में, क्या एटीएम जो क्लोन करने की बात आपने कही, क्या उसके अलावा और भी तरीके हैं कि बिना ओटीपी के ही ट्रांजैक्शन हो जाए? सर, कई होता क्या है कि इंटरनेशनल यदि कोई चीज खरीदी जाए, जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, उसमें ओटीपी की जरूरत नहीं होती है।
और कई बार ये बाहर, देश के बाहर भी यूज होता है, पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अकाउंट इनको पता है कि कहाँ पर पैसा विड्रॉ हुआ। यदि ये एटीएम से विड्रॉ हुआ है तो एटीएम कार्ड क्लोनिंग हो जाती है और उसके लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती, फिर वो कार्ड कहीं पे भी कोई यूज करेगा। पिन जो होता है, पिन भी आपका चोरी हो जाता है। एक्चुअली जो एटीएम होते हैं या जहां पर आप कई बार किसी होटल के में या पेट्रोल पंप पर कार्ड देते हैं जी, तो कुछ लोग होते हैं जो कार्ड आपका दूसरी डिवाइस में भी स्वैप कर देते हैं, और आप जब पिन दे रहे होते हैं तो पीछे खड़े होकर आपका पिन भी देख लेते हैं। तो उनके पास आपका पिन भी होता है और उनके पास कार्ड का डिटेल होता है जो क्लोन होकर वो किसी दूसरी जगह पर भेजते हैं और वहां पर वो कार्ड यूज होता है। तो ये पैटर्न रहा है। अभी जो लेटेस्ट कार्ड अपडेट हुए हैं चिप बेस्ड कार्ड, उसमें क्लोनिंग की फैसिलिटी कम होती है, लेकिन ये होता है। दूसरा, आपने देखा होगा जो वाईफाई कार्ड जिनको बोलते हैं, जो जिसमें वायरलेस पेमेंट फैसिलिटी है, वो यदि आपकी प्रॉक्सिमिटी में आकर कोई डिवाइस लाए तो पहले 2000 की लिमिट थी, अब 5000 तक का पैसा निकाल सकते। तो ऐसी कई सारे फ्लॉज हैं जो मिसयूज से डेफिनेटली होते हैं और उनको हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से इनके केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और ये अपने और सारे जानकारी देकर ओम्बुड्समैन में फिर से एक कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ये इसको हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको प्रूफ करें कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप प्रूफ कीजिए कि मैंने ओटीपी यूज किया, क्योंकि ओटीपी यूज करने वाला आईपी कहीं और होगा। यदि वो पेमेंट हुआ है उस दिन, बैंक के पास सारे लोग होते हैं कि आपका अकाउंट कहाँ से एक्सेस हुआ है। यदि ऑनलाइन पेमेंट हुआ है तो वो एक्सेस हो रहा होगा कहीं और से, जी जी जी, और वहां से ओटीपी डाला गया होगा, भले ही इनके पास ओटीपी आया। ये चीज मैच करानी जरूरी है कि इनकी लोकेशन उस दिन मुंबई है, ओटीपी कलकत्ता से गया है, तो फिर ये इन्होंने नहीं डाला। जी बिल्कुल। तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है, जो बैंक कई बार अवॉइड करता है और एक सुपरफिशियली जांच करके रिपोर्ट। जी, एक बार ये ओम्बुड्समैन के पास दोबारा जा सकते हैं, वहां पर दोबारा कंप्लेंट कर सकते हैं, ये है। और एक बात आपसे समझना चाहेंगे अमित जी कि अगर जो फिशर कॉल्स हैं या जो फेक यूआरएल्स हैं, इनके एक तरह से कहना चाहिए कि झांसे में आकर के भी बहुत सारा लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और बहुत सारा कई बार धन अपना गंवा देते हैं। क्या कोई तरीका है पहचानने का, कि पहचान करने का, कि ये समझा जाए कि ये जो कॉल आ रही है या जो हमको लिंक भेजा गया है ये दरअसल सही नहीं है या इसमें कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो पहचाना कैसे जाए, जैसा वरुण जी ने बोला कि दो मेजर कारण है, भय और लालच जो एक्सप्लॉइट होते हैं। आपको अचानक एसएमएस आता है कि आपकी बिजली का बिल पे नहीं हुआ है और आज रात 9 बजे कट जाएगा, इस नंबर पर कॉल करें और पे करें। तो डर दिखाया गया, आपने कॉल किया, उसके बाद आप भरोसा करने लगे, उसने पैसा कहीं ट्रांसफर करा दिया आपसे। पैसा आप ही गलती से ट्रांसफर करते हैं। दूसरा होता है लालच, कि आपको आ रहा है कि भाई आपको बैंक में इंश्योरेंस का प्रीमियम मिला है या डिविडेंड मिला है, और जो भी कोई बेनिफिट दिखाकर आपको कॉल करके फिर धीरे धीरे एक लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक के थ्रू आपके डिटेल लेकर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये दोनों कारण सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। यदि आपको लिंक आए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो लिंक लुक अलाइक लिंक भी हो सकता है। आपको यदि आईसीआईसीआई बैंक से कॉल आ रहा है, वो LCICI करके हो गया है, तो ऐसी भी डोमेन रजिस्टर हो जाते हैं जी। दूसरी चीज, एक डोमेन टूल्स करके यदि थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएं तो डोमेन, और नॉर्मली क्या होता है यदि आप इस तरह के फर्जी लिंक देखेंगे तो NGROC ऐसे पब्लिक फ्री डोमेन से वहां पर होस्टेड हो जाते हैं, तो वो बेसिकली डोमेन ही कोई और होगा। आप लिंक क्लिक करेंगे वो ICICI.com या कुछ दिखेगा भी नहीं, पेज वैसा दिख रहा, आप उस पेज पे भरोसा कर लेते हैं। तो पेज तो कोई भी वैसा क्रिएट कर सकता है। तो पहली चीज तो बेसिक ये जरूर देखें कि डोमेन है क्या। डोमेन लुक अलाइक भी हो सकता है, पर डोमेन 90% टाइम तो कुछ और ही होता है, फिर भी हम क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जी। दूसरी चीज की आप उसका ये भी चेक कर सकते हैं कि डोमेन कब रजिस्टर। तो डोमेन टूल्स करके एक टूल होता है, whois.domaintools.com करके एक वेबसाइट है, whois.domaintools.com। वहां पर जाके ये जो URL आपको SMS में या मैसेज में आया है, ये वहां डाल दीजिए, वो आपको बता देगा कि ये कब रजिस्टर हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ। तो आपको पता पड़ेगा कि नॉर्मली जो ये फ्रॉडुलेंट लिंक होते हैं ये 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले रजिस्टर होते हैं, उससे पुराने नहीं होते। अब यदि 1 महीने पहले कोई वेबसाइट बनी है या 2 हफ्ते पहले बनी है, जाहिर सी बात है वो भरोसे के लायक नहीं है, उस पर आप भरोसा ना करें, तुरंत सतर्क हो जाए, अरे तो गड़बड़। तो ये चीज चेक कर सकते हैं आप और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। कॉल पर यदि कोई आपको भरोसा दिखा रहा है तो कई बार क्या होता है, वो आर्मी ऑफिसर बनकर या कोई ऐसा क्रेडिबल आइडेंटिटी लेकर आपको भरोसा बनाता है, तुरंत सतर्क हो जाए, यार इतना क्यों मुझे ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ओवर यदि कोई करे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब भेज दे अपने, ये होते हैं डेली और लोग भरोसा कर लेते हैं जी। जी कोई someone is giving you too much information, तब भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें। जी, निश्चित तौर पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोविंद कॉल कर रहे हैं पुणे से।
जी गोविंद जी, पूछिए अपना सवाल। गोविंद जी, आप लाइन पे हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। गोविंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चलिए, गोविंद जी से संपर्क टूट गया है। एक बात ये समझना चाहेंगे वरुण जी कि जिसके अकाउंट में पैसा आया है, कई बार ये देखने में आता है, जैसे किसी ने अभी मुझे कोई हमारे ऑफिस में ही बता रहा था और कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी इस तरह की जानकारी दी और भी दिया कि किसी के अकाउंट में अगर कुछ रकम आती है कहीं से जो सब्सटैंशियल अमाउंट होती है, या जैसे किसी ने पीएफ का पैसा निकाला है, तो उसके पास इंश्योरेंस के लिए, उसके पास दूसरी चीज़ों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और तमाम कॉल्स आने लगती हैं, और इसके साथ ही साथ फ्रॉडुलेंट कॉल्स जो हैं और इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स के भी तुरंत जिसको कहना चाहिए कि वो भी जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। कैसे ये क्या पूरा नेटवर्क कहीं अंदर बैंकों तक घुसा हुआ है, कैसे इसको समझना चाहिए और कैसे इससे बचाव करें? आपने निखिल जी बिल्कुल सही कहा कि ये कहीं ना कहीं अंदर तक चीजें हैं और हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो अमित जी ने जैसा बताया कि किस तरीके से हमारे पास चीजें आती हैं, नेटवर्क्स बीच में है, मार्केटिंग के लिए लोग लगे हुए हैं। वरुण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। दरअसल गोविंद जी दोबारा बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। गोविंद जी, आप अपना जुड़े हुए हैं जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है सर, ये यूपीआई के द्वारा आजकल ये गूगल पे, फोन पे के द्वारा मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि मैंने जैसे बैंक के यूपीआई के द्वारा यो हॉस्पिटल में पे करने का था, तो जैसे मैंने उस यूजर के ऊपर जो मैंने पे किया, तो मेरा तो पेमेंट यहाँ से 50,000 रुपीज कट गया जी, लेकिन कटने के बाद वो जो जहाँ मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने मेरा जो हॉस्पिटल पेमेंट होने पर भी वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। यानी कि पेमेंट आपको यहाँ से कट गया और वहां पेमेंट मिली नहीं मिला। ठीक है, अभी जी हॉस्पिटल जी, वो तो फिर वो मैंने कहीं दिन 3-4 दिन, लेकिन इस प्रकार से जैसे अभी 2 सेकंड में 2 मिनट में हमें पैसा मिल जाता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने जो कस्टमर आईडी के द्वारा 2-3 दिन लगातार उनको, क्योंकि वो लोग ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे थे ना। जी 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 जी, चलिए वरुण जी इस बात का जवाब देंगे कैसे आपकी समस्या का समाधान हो। जी, जैसा अभी अमित जी ने बताया था कि अगर इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने की है और सामने रिसीव नहीं हुई है, तो आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से विदिन 3 डेज जो है उसका कंप्लेंट कर देना चाहिए कि इस तरीके से हुआ है। एक बार के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उस समय आपको अपने फंड्स फाइनेंस दोबारा से इंतजाम करना पड़े, लेकिन आपका जो पैसा आपने ट्रांजैक्ट किया है वो वापस आएगा। तो ये एक समस्या कई बार हो जाती है इस तरीके से। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि आपका पैसा वहां नहीं पहुंचा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अपना फोन नंबर बता दीजिए, उसके सामने ही तो यूपीआई आईडी होगा, मैं उस पर भी ट्रांसफर कर देता हूँ। जी, तो बेटर ये है कि आप उनसे बोलिए कि आपको जिस आईडी पे चाहिए वो आप स्कैनर से क्यूआर कोड उनका स्कैन कर लीजिए, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल के अंदर ही थे, तो आप वहां से उसका यूज कर सकते हैं, या प्रॉपर उनसे उनका यूपीआई आईडी ले लीजिए। जी, तो मेरा नाम है उसके आगे आईसीआईसीआई लिखा होगा, मेरा नाम है उसके आगे एसबीआई लिखा होगा, इस तरीके से ना करें और उनसे प्रॉपर यूपीआई आईडी लेकर काम करें तो होगा। और बाकी जैसा अमित जी ने भी बताया था कि अगर हम और आप भी जैसे डिस्कस कर रहे थे, अगर हम कंप्लेंट करते हैं विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप करेंगे तो आपका पैसा आपको वापस आएगा। जी जी, निश्चित तौर पर। तो तमाम सारे सुरक्षित तरीके भी हैं ऑनलाइन बैंकिंग के, और सावधानियां अगर बरतेंगे, जिसको कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है, तो उसके जरिए निश्चित तौर पर एक सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन का ये युग है, प्लास्टिक मनी का ये युग है, और इसमें डिजिटल वर्ल्ड में उससे जुड़ने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़िए। बस ज़रूरी है कि आप थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। आप दोनों का, वरुण ग्रोवर जी और अमित दुबे जी, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो मनी मंत्र के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।